रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या कमियां रह गई थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब रदरफोर्ड में जैसे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में भी कुछ कमियां थी बेटा, है ना, ऐसे ही रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है इट हैज सम लिमिटेशंस। दिखाई दे रहा है ठीक से बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है? यस सर। ठीक है, इसको बंद कर दो भाई, बात सुनो बस, आप आराम से सुनिए, जब कहा जाएगा तब बोलना चाहिए। सबसे पहली जो इसकी लिमिटेशन है नंबर 1, वो क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन stability of atom, stability of atom। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो ये बात तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। नोट कर लिया सेंटेंस, समझिए कैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, नोट कर लिया सभी बच्चों ने, कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो भाई ये चीज तो पुराने 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था, जो नए बच्चे हैं वो देख ले, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। पॉजिटिवली चार्ज क्या है? न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल, वन इज नोन एज न्यूट्रॉन। वेट कर रहे हो आगे, जो पहले वाली चीज चलो बात करो आगे, तो सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता स्टेबिलिटी ऑफ एटम को? देखिए न्यूक्लियस जो है उसको पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं आज की डेट में, ये भी आपको पता है, इट हैज आल्सो न्यूट्रॉन। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स हैं, जिन सर्कुलर पाथ को हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है ना। अब क्या देखा गया बच्चों, साइंटिस्ट ने क्या देखा कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड, ये एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, न्यूक्लियस इज आल्सो अ चार्ज पार्टिकल, और ये आपका है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज आल्सो अ चार्ज पार्टिकल। जब किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, ये तो कहा कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। साइंटिस्ट ने एक थियरी बनाई और देखा उस थियरी में बच्चे कि जब किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो उस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी लगातार कंटिन्यूअसली कम होती जाती है। क्या होता है? एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। तो जब इस पार्टिकल ने रिवॉल्व करना स्टार्ट किया होगा, हम ये मानते हैं कि जब एटम बना होगा, न्यूक्लियस बना होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिले होंगे, कहीं से इलेक्ट्रॉन आए होंगे, इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट किया होगा, तो कभी तो ऐसा हुआ होगा ना, स्टार्टिंग कहीं से तो हुई होगी। तो एट द टाइम जैसे ही ये आया, एनर्जेटिकली ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया था, और इसने जब रिवॉल्व करना शुरू किया, तो जब ये रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है तो भाई इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी है वो लगातार कम होती जाती है। तो जब ये हाईली एनर्जेटिक था तो ऐसे ही बड़ा सा पाथ चूज करता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा एनर्जी थी। उसके बाद में जैसे ही ये एक दो चक्कर यहां पर लगा लेता है तो इसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, तो ये थोड़ा छोटा पाथ सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद में फिर इसकी और एनर्जी कम होती है, फिर और छोटा पाथ सिलेक्ट करता है, और छोटा पाथ सिलेक्ट करता है, और छोटा पाथ सिलेक्ट करता है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। डाल्टन ने कहा वाह, ये तो मेरी तो बात है, ये तो डाल्टन का थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हो गया, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इकट्ठे आ गए, तो फिर वही थॉमसन वाली बात होगी। तो क्या होगा बच्चे, इसके नीचे ये फिगर आपने बना ली होगी, नहीं बनाई जल्दी से बनाइए, वेट मत किया करो, साथ साथ काम करते रहो, इसको जब कहा जाएगा तब होगा। It could not explain stability of atom,
ये बना लिया, Yes, sir. नीचे लिखा because when a charge particle revolve around a charge particle, when a charge particle revolve around the charge particle, its energy continuously decreases. Its energy continuously decreases. So ultimately ultimately आता लिखना. Yes, sir. So ultimately electron falls in the nucleus. False. In the nucleus. So ultimately electron falls in the nucleus. Nucleus में ultimately electron गिर जाएंगे. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गए तो थॉमसन मॉडल. Should I repeat? Yes, sir. किसे रिपीट करवाना पे हाथ उठाए? बोलिए जरा, पढ़ दीजिए सेंटेंस का लिखा आपने. From start. Because when a charged particle revolves around the charged particle, its energy continuously decreases. So ultimately, electron falls in the nucleus. So ultimately electron falls in the Nucleus. Noted? तो भाई स्टेबिलिटी फिर कहाँ एक्सप्लेन हो पाएगी? फिर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे. प्रोटॉन नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्ट्रॉय हो गए. डिस्ट्रॉय होने का मतलब है एटम ही डिस्ट्रॉय हो गया. एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. क्या मेरी बात समझ में आ गई? नंबर 2 पॉइंट पर आते हैं. पॉइंट नंबर it could not explain. पॉइंट नंबर 2 पर आगे बच्चे. It could not explain emission spectrum. स्पेक्ट्रम की थोड़ी जानकारी आपको है ऑफ हाइड्रोजन. It could not explain emission spectrum of hydrogen. हाइड्रोजन में एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन. ठीक है. स्पेक्ट्रम से थोड़ी सी बात, अभी अगला टॉपिक नेक्स्ट हम स्पेक्ट्रम ही स्टार्ट करेंगे. स्पेक्ट्रम से आप सीधी सी छोटी सी बात ये समझिए, आपने एक ट्यूब ले ली, ग्लास की ट्यूब. क्या ले लिया आपने? उसमें हाइड्रोजन फिल कर ली. क्या फिल की? उसमें इलेक्ट्रोड लगाए, उसको हीट किया. नॉर्मल ग्लास की ट्यूब ले, उसको हीट करें हाइड्रोजन फिल करके, इलेक्ट्रोड भी ना लगाएं. जब आप किसी चीज को हीट करते हैं, आयरन की एक रोड लें, आयरन मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इधर आयरन की रोड ले ली, उसको हीट किया, कैसा कलर हो जाता है उसका? कुछ टाइम के बाद में रेड कलर हो जाता है. ठीक है. तो रेड कलर होने का मतलब क्या है कि आयरन की उस रोड में से क्या निकलने लगते हैं बेटा? कुछ रेडिएशंस निकलने लगते हैं. ठीक है. इसी तरह से हाइड्रोजन लिया ट्यूब के अंदर, उसको हीट किया, उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलने लगते हैं. उन रेडिएशंस को हमने एनालाइज किया विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म. 10th क्लास में आपने या किसी पुरानी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भाई जो आपकी व्हाइट लाइट है जब प्रिज्म से पास करते हैं तो कितने कलर में स्प्लिट हो जाती है? 7 कलर में. तो लाइट का वो 7 कलर में स्प्लिट होना, दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. हाइड्रोजन को हीट करने पर उसमें से जो रेडिएशंस निकले, जो लाइट निकली, उसको हमने एनालाइज किया विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म और विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. ऑपरेटर्स का नाम स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो भाई
उसका जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, वो स्पेक्ट्रम होना चाहिए था कॉन्टिन्यूअस। कैसा स्पेक्ट्रम होना चाहिए था? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसका स्पेक्ट्रम होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। कैसा स्पेक्ट्रम होता है इसका हाइड्रोजन का? डिसकॉन्टिन्यूअस। It could not explain emission spectrum of hydrogen, that is discontinuous spectrum of hydrogen. Discontinuous spectrum of hydrogen. Spectrum of hydrogen. डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, NeOUS भी लिख देते हैं, NuOUS भी लिख देते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। पहले लिख लें फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है बेटा? क्या किया मैंने? हाइड्रोजन को एक ग्लास की ट्यूब में फिल कर लिया, हीट किया, रेडिएशन निकले, उनकी स्टडी की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड उसमें जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था। कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। रेनबो देखा आपने? इंद्रधनुष देखा? बारिश के बाद कई बार दिखाई देता है। कितने कलर दिखाई देते हैं उसमें? 7 कलर। क्या कहते हैं उस पूरे कलर को? ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है वेवलेंथ के, यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की, सबसे कम वॉयलेट। रेड और ऑरेंज के बीच में कोई गैप नहीं होता। कहां पर रेड कलर आपका खत्म होता है और कहां से ऑरेंज स्टार्ट होता है, ऐसी कोई लाइन इन बिटवीन दी कलर नहीं होती। ये दो चीजें देखो, ये दो फिंगर देखिए मेरी, इनके बीच में गैप दिख रहा है आपको? इस तरह का कोई गैप नहीं होता। भाई यहां पर रेड था, बीच में फिर कोई आपका डार्क स्पेस आ गया, कोई ब्लैक आउट आ गया, ब्लैक लाइन आ गई, एब्सेंस ऑफ लाइट आ गई और फिर आपका ऑरेंज कलर हुआ, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि ये जो दो कलर हैं एक दूसरे को ऐसे भी टच नहीं करते। इन दो कलर के बीच में ये वाली सिचुएशन अगर है देन वी से इट इज डिसकंटीन्यूअस। दो कलर के बीच में गैप है। गैप को कैसे देखा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? डार्क रीजन, ब्लैक रीजन, एब्सेंस ऑफ लाइट, यहां अंधेरा दिखेगा बीच में दो लाइन के, तो मैं कहूंगा डिसकंटीन्यूअस। दो कलर के बीच में अंधेरा दिख रहा है तो डिसकंटीन्यूअस। दो कलर एक दूसरे को ऐसे भी टच नहीं कर रहे, बल्कि दो कलर एक दूसरे में मर्ज हैं, ऐसे ऐसे हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप है, और ये भी नहीं पता कि किस लेवल तक एक दूसरे के अंदर घुसे हुए ओवरलैप है। ऐसे भी नहीं है, ऐसे टच भी नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे है, एक दूसरे के ऊपर नीचे। कुछ पार्ट रेड का ऑरेंज में और ऑरेंज का रेड में मिक्स है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। ऐसे स्पेक्ट्रम को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। और अगर बीच में गैप है, बीच में डार्क लाइन, से कहते हैं डिसकंटीन्यूअस। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कैसा स्पेक्ट्रम आना चाहिए था? कॉन्टिन्यूअस। जैसा आपके पास में क्या होता है? रेनबो। आया कैसा? बीच बीच में डार्क रीजन। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस की? जिसे समझ में नहीं आए दोबारा से रिपीट करवाना, हाथ उठाए। सबको आगे समझ। तीसरा पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये सेंटेंस लिखना, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, बात यही है, इसको दोबारा लिखवा रहा हूं, समझ लीजिए। डार्क रीजन्स in the spectrum of hydrogen, अब अपना मॉड्यूल निकालिए जल्दी से। मॉड्यूल सबके पास है, रदरफोर्ड मॉडल निकालिए, कहां पे है? जल्दी से निकालिएगा। मिल गया? Yes sir.
ए और बी दो ड्रॉबैक्स लिखी हुई है, ए और बी, और ये 2 ड्रॉबैक्स आर देयर। Yes, sir. मैंने आपको 3 लिखवाई है, इसमें से भी आपने पढ़ के देखना है। ठीक है, पेज नंबर बता दो भाई कितने पे। तो भाई ये था अबाउट लिमिटेशंस ऑफ